सभी को नमस्कार। मैं दिलीप नामदेव। आज की कक्षा में हम विज्ञान विषय कक्षा 10 के लिए अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में समझेंगे। इस अध्याय की पहली कक्षा में आपने मेंडल के प्रयोग, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, मेंडल के नियम के बारे में आपने पढ़ा। आज हम आगे एक संकर क्रॉस, दुई संकर क्रॉस, प्रभाविता, अप्रभाविता, गुणसूत्र और मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेंडल का एकल संकरण प्रयोग। जब किसी पौधे में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस किया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं या एकल संकरण प्रयोग कहते हैं। इसके लिए हम मटर के दो पौधे लेंगे जिनमें एक शुद्ध लंबा पौधा और एक छोटा पौधा। शुद्ध पौधे को कैपिटल टीटी से प्रदर्शित करते हैं और बौने पौधे को स्मॉल टीटी से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों पौधों के देखते हैं युग्मक जनन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा जब युग्मक जनन होता है तो इनमें एक एक प्रकार के ही युग्मक बनते हैं, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब इनका आपस में क्रॉस होता है तो संतान प्रथम पीढ़ी में हमेशा पौधे लंबे बनते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार। तो जब इन प्रथम पीढ़ी के पौधों का आपस में स्वपरागण किया जाता है या क्रॉस किया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में लंबे और छोटे पौधे दोनों प्राप्त होते हैं जिनमें अनुपात आता है 3:1, अर्थात 3 अनुपात में सभी पौधे लंबे और 1 अनुपात में छोटे पौधे होते हैं। अगर इनका जीन स्वरूप देखें, जीनोटाइप देखें तो वो आता है 1:2:1। 1 अनुपात में शुद्ध लंबे पौधे, 2 अनुपात में संकर लंबे पौधे और 1 अनुपात में शुद्ध छोटे पौधे। यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एकल संकरण को मटर के दो पौधे के एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य जब क्रॉस किया जाता है या संकरण किया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने जब लंबे मटर के पौधे का बौने मटर के पौधे के साथ क्रॉस किया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे उत्पन्न हुए और इनका जब स्वपरागण किया तो 3:1 में लंबे और छोटे पौधे प्राप्त हुए जिनका समजीनी अनुपात क्या था, 1:2:1। अब हम देखते हैं जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर। किसी जीव के जीन संगठन को व्यक्त करता है जीन प्रारूप, जो वास्तव में उस जीव के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जैसे लंबे पौधे का जीन प्रारूप 2 प्रकार का हो सकता है, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। प्रत्यक्ष रूप से लक्षण प्रारूप जीवों के आकार, आकृति, रंग और स्वभाव आदि गुणों को व्यक्त करता है। जैसे पौधे की लंबाई, मनुष्य के घुंघराले बाल, आंखों का रंग इत्यादि। तो जीव बाहर से कैसा दिखाई देता है उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप। और अंदर जीन की संरचना देखी जाए तो जीन किस तरह के लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले हैं तो उसे बोलते हैं जीन प्रारूप। समान जीन प्रारूप वाले जीवों का एक ही प्रकार के पर्यावरणीय अवस्था में परिवर्तन करने पर उनका लक्षण प्रारूप भी समान होता है। लक्षण प्रारूप जो देखने में समान होते हैं उनका जीन प्रारूप संगठन समान हो भी सकता है और नहीं भी। किसी भी जीव के जीन प्रारूप को स्थापित करने हेतु उसके पूर्वज के अध्ययन को आधार बनाया जा सकता है। इसमें देखें तो बाह्य रूप से दिखाई देने वाला रूप ही लक्षण प्रारूप का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात कोई जीव बाहर से कैसा दिखाई देता है। अब हम देखते हैं अंतर समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में। समयुग्मजी अर्थात एक समान युग्मक उत्पन्न करने वाले, विषमयुग्मजी अर्थात 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने वाले।
अर्थात दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने वाले। अगर मनुष्य की बात करें तो नर मनुष्य होता है विषम युग्मजी, क्योंकि वो दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करता है। और मादा मनुष्य की बात करें तो वो होता है समयुग्मजी, क्योंकि अंडाणु बनते हैं केवल एक ही प्रकार के 22+X वाले, और शुक्राणु बनते हैं 22+X वाले भी और 22+Y वाले भी। यह किसी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। और विषम युग्मजी में देखें, विषम युग्मजी किसी लक्षण के लिए शुद्ध नहीं होते, अर्थात ये कैसे होते हैं, संकर होते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, लंबा शुद्ध लंबा पौधा कैपिटल TT, अगर इसके युग्मक देखें तो एक ही तरह के युग्मक बनेंगे, कैपिटल T और कैपिटल T, तो उसे समयुग्मजी बोलेंगे। और विषम युग्मजी जिसमें दो तरह के युग्मक बन सकते हो। तो दूसरा अंतर देखते हैं, इसके युग्म विकल्पी एलील समान होते हैं। तो यहाँ पर समान दिखाई दे रहा है कैपिटल TT या स्मॉल TT। इसके एलील कैसे होंगे, असमान होते हैं, कैपिटल T स्मॉल t। तो दो तरह के युग्मक बनाने वाला है ये। यह केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनाते हैं। अभी आपको हमने ये बात बताई कि समयुग्मजी एक ही प्रकार के युग्मक बनाते हैं और विषम युग्मजी दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं। और जब ये दो प्रकार के युग्मक बनाते हैं तो संतानों में विभिन्नता भी उत्पन्न होती है, क्योंकि ये दोनों युग्मक भिन्न भिन्न या ये दोनों युग्मकों के कारक पृथक पृथक होकर संतान में वंशगत होते हैं। समयुग्मजी में अतिरिक्त ओज का अभाव होता है, विषम युग्मजी जीवों में संकर ओज पाया जाता है, अर्थात विभिन्नता वंशागत होने की संभावना अधिक होती है। अब कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो ऐसे लक्षण जो स्वयं प्रकट होते हैं, दूसरे अप्रभावी लक्षणों के प्रभाव को दबा देते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा, जब एक संकर क्रॉस हम कर रहे थे तो लंबे पौधे का क्रॉस जब बौने पौधे के साथ किया तो लंबे पौधे के जो लक्षण थे कैपिटल T कारक के द्वारा प्रदर्शित थे, तो वह लक्षण छोटेपन के कारक स्मॉल t वाले कारक के लक्षणों को दबा देते थे। इसलिए प्रथम पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t वाले पौधे उत्पन्न हुए जो सभी लंबे थे, अर्थात उनमें जीन दोनों प्रकार के थे, लंबेपन के भी और छोटेपन के भी। लेकिन लक्षण कैसे प्रदर्शित हुए, लंबे, क्योंकि लंबेपन के जीन या कारक ने छोटेपन के कारक के लक्षणों को दबा दिया था, तो वे प्रभावी लक्षण थे। और अप्रभावी लक्षण की बात करते हैं तो ऐसे लक्षण जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में नहीं प्रदर्शित होते या नहीं दिखाई देते। अब हम देखते हैं अंतर प्रभाविता एवं अप्रभाविता में। तो वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करता है प्रभावी कहलाता है, और वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में छुप जाते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण प्रभावी होते हैं और द्वितीय पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण कैसे होते हैं, अप्रभावी लक्षण होते हैं। जब लंबे पौधे जिन्हें कैपिटल TT से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर को छोटे पौधों के साथ संकरित किया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो लंबे पौधे होते हैं उनमें जो कारक होते हैं वो छोटेपन के जीन वाले कारकों के लक्षण को दबा देते हैं, अर्थात वे ही प्रदर्शित होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लंबे पौधे शुद्ध पौधे कैपिटल TT से प्रदर्शित किया, जिसके युग्मक बनेंगे कैपिटल T प्रकार के, और स्मॉल TT बौने पौधे जिनके युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा स्मॉल t प्रकार के। और जब इनको मिलाया जाएगा लैंगिक रूप से इनका संयोजन होगा तो कैपिटल T स्मॉल t अर्थात लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। अब देखते हैं मेंडल का द्विसंकर प्रयोग। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण किया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर एक पौधे में दो लक्षण लेंगे, दूसरे पौधे में भी दो लक्षण लेंगे,
एक पौधे में जो दो प्रभावी लक्षण दिए हैं वो गोल एवं पीले बीज वाले पौधे और दूसरे झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे। तो इनके बीच में जब हम क्रॉस करेंगे तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उत्पन्न होंगे। गोल एवं पीले बीज वाले पौधों को हम कैपिटल आर और वाई से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर आर वाई वाई, और झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधों को स्मॉल आर आर वाई वाई से प्रदर्शित करेंगे। इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनेंगे आर वाई कैपिटल और आर वाई स्मॉल वाले, और जब इनका संयोजन होगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इस कारक वाले पौधे उत्पन्न होंगे। इस प्रकार के पौधे उत्पन्न होंगे। तो इनमें कारक दोनों हैं, प्रभावी लक्षण वाले भी और अप्रभावी लक्षण वाले भी। तो प्रभावी लक्षण जब अप्रभावी लक्षण को दबा देंगे तो प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होंगे, अर्थात सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले उत्पन्न होंगे। और दूसरी पीढ़ी का अध्ययन करें तो इनके युग्मक 4 प्रकार के बनेंगे। 4 प्रकार के किस तरह से बनेंगे? कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दोनों स्मॉल आर और वाई। इस तरह की नर युग्मक और इसी तरह की मादा युग्मक। तो आर वाई सभी में आना है, आर वाई सभी में आना है, नर युग्मक में भी और मादा युग्मक में भी। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 खाने बना लेंगे, और 4 खाने हम इस तरह से बना लेंगे। वर्टिकल, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से देखें तो 4 खाने बना लेंगे। और इस खाने में बात करें तो इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर और वाई वाई, तो गोल एवं पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। जहाँ पर एक आर और एक वाई भी अगर कैपिटल हैं तो गोल एवं पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे, जो 9 अनुपात में होंगे। गोल एवं हरे बीज वाले पौधे 3 अनुपात में उत्पन्न होंगे। झुर्रीदार एवं पीले बीज वाले पौधे 3 अनुपात में, और झुर्रीदार एवं हरे बीज वाले पौधे जिसमें आर आर और वाई वाई दोनों स्मॉल होंगे, वे 1 अनुपात में उत्पन्न होंगे। आप इसका अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, लिख के इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। इस चेकर बोर्ड को बना के अभ्यास कर सकते हैं कि किस तरह से संतान होंगी। तो इस खाने में अगर बात करें हम तो ये वाला युग्मक और ये वाला युग्मक दोनों आपस में संयोजन करेंगे तो दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल, एक वाई स्मॉल आएगी, तो लंबे और गोल बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। इसमें बात करें हम तो कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और कैपिटल वाई जब क्रॉस करेंगे तो दोनों प्रभावी लक्षण आएंगे। कैपिटल आर भी आएगा और कैपिटल वाई भी आएगा, और दोनों स्मॉल आर और वाई भी आएंगे, तो अर्थात ये भी गोल एवं पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे। इसकी बात करें स्मॉल आर वाई वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई, तो ये कैसे होंगे? झुर्रीदार एवं पीले, तो ये पीला रंग और ये झुर्रीदार, तो झुर्रीदार और पीले दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट आपको, ये झुर्रीदार और हरे। तो इस तरह से इस चेकर बोर्ड को आप बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो इसमें जो फिनोटाइपिक अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो झुर्रीदार एवं हरे पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले उत्पन्न हुए, और जब प्रथम पीढ़ी के सभी पौधों के मध्य स्वपरागण किया जाता है तो गोल एवं पीले 9 अनुपात में, गोल एवं हरे 3 अनुपात में, झुर्रीदार एवं पीले 3 अनुपात में, झुर्रीदार एवं हरे 1 अनुपात में उत्पन्न होते हैं। विसंयोजन का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो युग्मक बनते समय कारकों के जोड़े अथवा एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं, अर्थात पृथक हो जाते हैं, और प्रत्येक युग्मक को 2 में से 1 कारक प्राप्त होता है। इसे विसंयोजन का नियम कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। और प्रत्येक युग्मक में पहुंचने वाला कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये जब युग्मकों में जाएंगे तो ये आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई,
तो युग्मक अपने आप में एक स्वतंत्र होकर अपनी संतानों में वंशगत होते हैं और अपनी लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये सारणी हमको याद रखना है। मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, 7 प्रभावी लक्षण और 7 उसी के अप्रभावी लक्षण। तो इसी में से किसी एक लक्षण के बीच में जब क्रॉस करते हैं तो एक संकर क्रॉस कहते हैं, उसे एकल संकर कहते हैं, और 2 लक्षणों को लिया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे अभी हमने पीला और झुर्रीदार बीज लिए थे, ये पीला और झुर्रीदार बीज लिए थे, द्विसंकर क्रॉस। इनमें से कोई दूसरे लक्षण भी ले सकते थे हम दोनों। गुणसूत्र जीव की कोशिका के केंद्रक में उपस्थित धागे के आकार की संरचनाएं होती हैं और सभी जीवों में इनकी संख्याएं निश्चित होती हैं। जैसे कि मनुष्य में 46 होते हैं। गुणसूत्र को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। सभी पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं या धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का रूप धारण कर लेते हैं या स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े। तो गुणसूत्र इस तरह से दिखाई देते हैं। ये गुणसूत्र मनुष्य के लिंग गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र। मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 गुणसूत्र जिन्हें बोलते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम सेक्स गुणसूत्र। तो मादा की बात करें तो XX गुणसूत्र एक समान होते हैं और नर की बात करें तो X गुणसूत्र अलग तरह का और Y गुणसूत्र अलग तरह का होता है। तो Y गुणसूत्र जो अलग होता है मादा से, तो जितने भी लक्षण जो भिन्न होते हैं नर और मादा में, वो इन गुणसूत्रों के कारण ही होते हैं। क्योंकि बाकी जो गुणसूत्र होते हैं 44 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वे नर और मादा दोनों में एक समान होते हैं, जिन्हें सोमेटिक गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। ये मनुष्य में गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं और गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ये 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम कहलाते हैं और आखिरी जो गुणसूत्र होता है वो सेक्स क्रोमोसोम या सेक्स गुणसूत्र कहलाता है। और ये जो गुणसूत्र नर मनुष्य का दिखाई दे रहा है आपको, X और Y गुणसूत्र। अब हम गुणसूत्रों के कार्य देखते हैं। यह आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं, अर्थात माता पिता से संतानों में लक्षणों को वंशगत करते हैं या संचारित करते हैं। यह जीवों में उत्परिवर्तन, विकास एवं विभिन्नता उत्पन्न करते हैं। यह जीवों में जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण भी करते हैं। जैसा कि अभी हम देखेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये गुणसूत्रों के कार्य हमने पढ़े। एक बार फिर देखते हैं। ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात माता पिता से संतानों में वंशगत करते हैं। दूसरा, ये जीवों में उत्परिवर्तन, विकास एवं विभिन्नता भी उत्पन्न करते हैं। ये जीवों में जैविक क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। लिंग गुणसूत्र जीवों में लिंग का निर्धारण भी करते हैं। अब हम देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। अभी हमने देखा था मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र की बात करें तो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम और 1 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो यहाँ पर हमने लिंग गुणसूत्रों को लिया है केवल, क्योंकि लिंग गुणसूत्रों से ही मनुष्य में या किसी जीव में लिंग का निर्धारण होता है। क्योंकि लिंग गुणसूत्र से ही मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर ऑटोसोम गुणसूत्रों को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो नर मनुष्य में देखें तो XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, मादा में देखें तो XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। इनके युग्मक देखें तो किस तरह से इनके युग्मक बनेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा। जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है
तो गुणसूत्र युग्मकों में आधे रह जाते हैं। अर्थात यहाँ पर 44 प्लस एक्स वाई थे, तो यहाँ पर 22 प्लस एक्स और यहाँ पर 22 प्लस वाई वाले शुक्राणु उत्पन्न होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था नर मनुष्य विषम युग्मजी होता है, तो इसके युग्मक दो प्रकार के बनेंगे, 22 प्लस एक्स वाले और 22 प्लस वाई वाले। यहाँ पर 22 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और चाहे तो आप लिख भी सकते हैं 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई। और यहाँ पर देखें हम मादा में, तो लिंग गुणसूत्रों को एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं, तो इसके युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे, एक्स वाले और एक्स वाले। चाहे तो इनको 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो नर मनुष्य का जब ये एक्स क्रोमोसोम एक्स गुणसूत्र मादा मनुष्य के एक्स क्रोमोसोम के साथ संयोजन करता है, तो ये जो संतान उत्पन्न होगी एक्स एक्स वाली, तो कैसी संतान उत्पन्न होगी? मादा होगी। और नर मनुष्य का ये एक्स क्रोमोसोम दूसरे एक्स क्रोमोसोम के साथ संयोजन करता है, तो भी मादा संतान उत्पन्न होती है। और जब नर मनुष्य का या पुरुष का वाई क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम के साथ इस क्रोमोसोम के साथ इस गुणसूत्र के साथ संयोजन करता है, तो एक्स वाई संतान में पहुंचेंगे गुणसूत्र, तो संतान कैसी होगी? नर। तो ये वाई गुणसूत्र इस एक्स के साथ जब संयोजन करेगा तो एक्स वाई संतान उत्पन्न होगी, अर्थात वो भी नर होगी। तो पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने के लिए नर मनुष्य में जो एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। यदि नर मनुष्य के या पुरुष के एक्स गुणसूत्र किसी संतान में जाते हैं, वंशागत होते हैं, तो मादा संतान उत्पन्न होती है। और नर मनुष्य या पुरुष के वाई क्रोमोसोम या वाई गुणसूत्र संतान में वंशागत होते हैं या पहुंचते हैं, तो नर संतान उत्पन्न होती है। अर्थात यहाँ पर संभावना हम देखें तो आधे बच्चे लड़के और आधे बच्चे लड़की उत्पन्न होने की संभावना होती है। अर्थात यहाँ पर 50-50% नर और मादा संतान उत्पन्न होने की संभावना होती है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन से गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं, तो हम बोलेंगे लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र में भी नर मनुष्य के या पुरुष के एक्स वाई गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। यदि एक्स गुणसूत्र संतान में पुरुष का जाता है या वंशागत होता है तो पुत्री उत्पन्न होती है, और वाई गुणसूत्र यदि वंशागत होता है तो पुत्र उत्पन्न होता है। तो बच्चों का लिंग का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता के किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। यदि एक्स गुणसूत्र प्राप्त हुआ है तो पुत्री, और वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो पुत्र। ये अभी हमने बताया था आपको। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। नर मनुष्य की बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई, और मादा मनुष्य की बात करें तो 44 प्लस एक्स एक्स। तो यहाँ शुक्राणु का निर्माण होगा, तो 22 प्लस वाई वाले बनेंगे, 22 प्लस एक्स वाले बनेंगे, कुछ 22 प्लस एक्स वाले बनेंगे तो कुछ 22 प्लस वाई वाले बनेंगे। और अंडाणु की बात करें तो एक ही प्रकार के बनेंगे, यहाँ 22 प्लस एक्स वाले और 22 प्लस एक्स वाले। तो इनको चाहें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये देखिए हमने शुक्राणु या नर युग्मक 22 प्लस एक्स वाले और 22 प्लस वाई वाले। तो इसलिए नर मनुष्य को विषम युग्मजी कहा जाता है, क्योंकि दो तरह के युग्मक उत्पन्न होते हैं। मादा की बात करें तो एक ही प्रकार के युग्मक या अंडाणु उत्पन्न होते हैं, तो वह समयुग्मजी कहलाती है। कोशिका में अब हम देखते हैं लक्षण अपने आप को किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित होती है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना उपस्थित होती है उसे उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है, या संकेत कहा जाता है, या कोड कहा जाता है। तो प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर पौधे की लंबाई के लिए हम देखते हैं प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करते हैं। किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन्स की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन्स की मात्रा यदि अधिक होगी तो पौधे लंबे होंगे, और पौधों में वृद्धि हार्मोन्स की मात्रा कम होगी तो पौधे कैसे होंगे?
छोटे होंगे। और हार्मोन्स अधिक मात्रा में कब बनेंगे? जब एंजाइम की अधिक दक्षता होगी। एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, जब एंजाइम दक्षता से कार्य करेंगे, अधिक दक्ष होंगे, तो पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनेंगे। यदि उस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं या एंजाइम की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जीन में अगर कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो उन जीन के प्रभाव के कारण प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात एंजाइम की दक्षता पर जब प्रभाव पड़ता है तो हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते, और पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते तो पौधे बौने रह जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं पौधों की लंबाई वाला जो लक्षण है या कोई भी लक्षण है वो उस पौधे में या जीन में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ पर निर्भर करता है। हमने देखा कि डीएनए या जीन जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचना, यदि उनमें कुछ परिवर्तन हो गया, यदि डीएनए की संरचना में या जीन की संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण भी प्रभावित होगा, एंजाइम की दक्षता भी प्रभावित होगी और हार्मोन्स के निर्माण में भी प्रभाव पड़ेगा, हार्मोन्स बनने की मात्रा में भी प्रभाव पड़ेगा और पौधों के गुण भी प्रभावित हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पौधों में लक्षण आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा या डीएनए या जीन के द्वारा ही प्रदर्शित होते हैं या व्यक्त होते हैं। कैसे होते हैं कि डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है, और जब प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है तो प्रोटीन का संश्लेषण एंजाइम का संश्लेषण करता है, और एंजाइम का जब संश्लेषण होता है तो ये प्रोटीन जो है वो एंजाइम की दक्षता को भी नियंत्रित करता है, और एंजाइम की दक्षता हार्मोन्स के पर्याप्त मात्रा में बनाने या ना बनाने पर नियंत्रण करता है। तो जब हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में बनेंगे तो पौधों के लक्षण भी प्रभावित होंगे, और जब हार्मोन्स पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेंगे तो पौधों के लक्षण भी प्रभावित होंगे, क्योंकि हार्मोन्स लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।